नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आपको लाइफ में हमेशा ये कंफ्यूजन बनी रहेगी, बट मैं आपकी कंफ्यूजन मुस्लिम वुमेन्स के लिए जो एक कंफ्यूजन बन के रहती है और आपके दिमाग में भी एज अ जुडिशरी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी एक कंफ्यूजन बन के रहती होगी, तो वो कंफ्यूजन मैं आज के पूरे सेशन के अंदर आपकी दूर करूंगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन ये आता है कि एक जो डिवोर्स्ड मुस्लिम महिला होती है उनके पास अधिकार होता है क्या सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। हालांकि ये जो सेक्शन है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, अब ये हटकर हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन नंबर 144 के अंदर अब बन चुका है। बट ये एक बात अपना कॉमन बात है, बट मुद्दे वाली बात ये आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये अधिकार मुस्लिम डिवोर्स्ड महिलाओं को दिया हुआ है? क्या 125 सीआरपीसी के अंदर वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं? ये बहुत बड़ा एक इशू है। बहुत लोगों के मन में आता होगा, अरे हाँ यार, ये तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, ये तो इस जजमेंट में बोला हुआ है, ये तो उस जजमेंट में बोला हुआ है। लेकिन गलत बात है। यहां पे आपको पूरे एप्रोप्रिएट फैक्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका एग्जाम प्रिपेयर करता है ना, क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करता है, वो ये बात जानता है कि बच्चे लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज जरूर होंगे, उनको आता हुआ क्वेश्चन वो गलत कर जाएंगे। तो इसीलिए आज का सेशन बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि बहुत टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यह क्वेश्चन आया था कि क्या एक डिवोर्स्ड मुस्लिम महिला मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 और सीआरपीसी के अंदर क्लेम कर सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1985 के अंदर यह अधिकार ऑलरेडी दे दिया था इन द केस ऑफ मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम। 1985 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह जजमेंट है जो हमेशा जीवन भर आपको याद रखना है कि इस जजमेंट में बोला गया था कि हां भाई, डिवोर्स्ड जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनके पास अधिकार है कि वो जो है अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और यहां पे बोला गया था कि जो हमारा सेक्शन 125 है ना सीआरपीसी का, जिसको ऑल्टरनेटिव में हम बोलेंगे सेक्शन 144 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके अंदर जो वाइफ टर्म यूज करा हुआ है, इसके अंदर इंक्लूडेड है डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ। डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ इसमें इंक्लूडेड है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1985 के अंदर ये बात क्लैरिफाई कर दी थी। बट जैसे ही अपना जजमेंट डिलीवर हुआ, सारे के सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने इस जजमेंट को क्या करा गया, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसे कैसे कि अब डिवोर्स हो गया, अब हस्बैंड अपने रास्ते, वाइफ अपने रास्ते, बात खत्म। अब वाइफ को तुम अधिकार क्यों दे रहे हो कि अपने फॉर्मर एक्स हस्बैंड से वो अपना जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सके? ये तो गलत बात है। तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। फिर इसके बाद में जो सरकार थी, अब अगर मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, तो जो सरकार थी उन सरकार ने अपना ये कानून पास करा गया कि लोग बहुत ज्यादा भड़क चुके थे, तो उनको शांत करने के लिए ये अपना कानून पास करा गया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986। इस कानून के अंदर टोटल 7 सेक्शन अपने डाल दिए गए। देयर आर टोटल 7 सेक्शंस और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर एक सेक्शन नंबर 3 आता है, ठीक है, इसके अंदर अपना एक सेक्शन नंबर 3 आता है। सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज नंबर 1 है। क्लॉज नंबर 1 का एक ए पॉइंट है, ठीक है। इस कानून के अंदर यह बोला गया है कि भाई एक मुस्लिम हस्बैंड है, एक मुस्लिम अपनी वाइफ है। अब अगर मुस्लिम हस्बैंड अपनी मुस्लिम वाइफ को अगर डिवोर्स दे देता है, ठीक है, देन मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम महिला है ये अपना क्या फॉलो करेगी, इद्दत पीरियड फॉलो करेगी। अब इद्दत पीरियड कितने टाइम का होता है? 3 महीने का होता है। 3 महीने के लिए इद्दत पीरियड अपना फॉलो करेगी, ठीक है। अब ये जो 3 महीने तक अपना महिला अपना फॉलो करेगी, तो अब इन शॉर्ट अगर डिवोर्स हो गया तो हस्बैंड अपने रास्ते, वाइफ अपने रास्ते। अब वाइफ को 3 महीने तक अपना इद्दत पीरियड फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो हस्बैंड है इस टाइम पीरियड में मुस्लिम डिवोर्स्ड वाइफ का क्या करेगा, मेंटेन करेगा, यानी कि मेंटेनेंस देगा। ये बात हमारे सेक्शन नंबर 3 क्लॉज नंबर 1 सब क्लॉज ए ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 के अंदर ये डाल दिया गया था प्रोविजन। ये बात खत्म हो गई थी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब इद्दत पीरियड अपना खत्म हो जाएगा, 3 महीने अपने पूरे हो जाएंगे, तब क्या होगा? तब वाइफ को अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी भाई, तो तब क्या होगा? तो उस केस में कोई बात नहीं करी गई, उस केस में कुछ नहीं बोला गया, हस्बैंड से वो पैसे नहीं मांग सकती है। ये सीधे तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि इद्दत पीरियड खत्म हो जाने के बाद हस्बैंड अपने रास्ते, वाइफ अपने रास्ते। वाइफ का हस्बैंड से कोई रिश्ता नहीं है, हस्बैंड का वाइफ से कोई रिश्ता नहीं है। वाइफ जो है हस्बैंड से पैसे नहीं मांग सकती है, मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है। बात यहां पे खत्म हो जाती है। और जब ये जजमेंट को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो ये अपना राइट दिया गया था डिवोर्स मुस्लिम महिलाओं को, ये कहीं ना कहीं बात दब गई।
और ये कानून ऊपर से और आ गया। ठीक है जी, तो सारी बातें यहां पे दब गई थी। फिर क्या हुआ था कि एक्चुअल में अब महिला के पास क्या अधिकार है, तो इसी के अंदर, इस कानून के अंदर एक सेक्शन नंबर 4 आ जाता है। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि अगर मुस्लिम डिवोर्स महिला, आप अगर दोबारा शादी नहीं करती हो, ठीक है, और पैसे से आप सक्षम नहीं हो, तो यहां पे 2 ग्राउंड्स बता दिए गए कि अगर मुस्लिम महिला ने रीमैरी नहीं करी और फाइनेंशियली वो अनस्टेबल है, ठीक है, फाइनेंशियली अगर मुस्लिम महिला अनस्टेबल है, देन मुस्लिम महिला क्या कर सकती है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आगे अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अभी तो आप बोल रहे हो कि वो मुस्लिम अपने फॉर्मर हस्बैंड से तो पैसे मांग नहीं सकती क्योंकि इद्दत पीरियड तक मांगने का अधिकार था, इद्दत पीरियड खत्म, बात खत्म। बिल्कुल सही बोला मैंने, आप लोग भी बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो ये मेंटेनेंस किससे मांगेगी? सबसे पहला अधिकार है रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से। ठीक है, अब ये डिवोर्स्ड मुस्लिम महिला है, ठीक है, अब अगर इसकी डेथ हो जाती है, एज्यूम करो अगर इसकी डेथ हो जाती है, तो रिश्तेदार तो होंगे ना भाई, जो इनहेरिटेंस के रूप में इस महिला की जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होगी उसमें अपना अधिकार लेने के लिए कि हाँ मैं तो इसका रिश्तेदार हूं, इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे आती है, हाँ है ना। तो जब मरने के बाद आप एज अ रिश्तेदार होने के नाते, रिलेटिव होने के नाते महिला की प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट क्लेम करने के लिए आ रहे हो, तो वो वाले रिश्तेदार से अपना जो ये डिवोर्स मुस्लिम महिला है क्या मांग सकती है? मेंटेनेंस मांग सकती है। तो ये रिलेटिव कौन से हो गए? इनहेरिटेंस वाले, इनहेरिटेंस वाले। ठीक है जी, बट यहां पे एक और प्रोविजन है इसी सेक्शन के अंदर, मैं सेक्शन नंबर 4 के अंदर एक और प्रोविजन है, अगर इस महिला के अपने बच्चे हैं, अगर इस महिला के अपने बच्चे हैं तो रिलेटिव को मारो गोली, ठीक है, तो बच्चे लोग ही तो पहले इनहेरिटेंस करेंगे ना प्रॉपर्टी में से, ये तो हमारी मां की प्रॉपर्टी थी, हम ही अधिकार अपनी मां की प्रॉपर्टी में रखते हैं। तो बच्चों को बोला जाएगा बच्चे लोग आप जो अपनी मम्मी को क्या करो, मेंटेन करो। ठीक है, अब अगर बच्चे लोग अपना हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं 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 हमारे पे इतने पैसे नहीं है, हम अपनी मम्मी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, देन एक और ग्राउंड है कि आप जो है फिर किसको अपना मेंटेनेंस मांग सकती है? पेरेंट्स से। महिला के अपने पेरेंट्स होंगे, ठीक है, पेरेंट्स लोग आप जो है अपनी बेटी को मेंटेन करो। अब अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि पेरेंट्स ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं 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 हम अपनी बेटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, हमारे खुद के लिए खान पान के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक और अधिकार है कि अब अगर मान लेते कोई रिलेटिव वॉलंटरी बोलने लगे, किसी रिलेटिव को दया आ जाए, चलो भाई कोई बात नहीं इस महिला का कोई नहीं है, हम इस महिला को पाल लेंगे, या हम इस महिला को मेंटेनेंस के रूप में अपना इनको मेंटेन हम कर लेंगे। ठीक है, अगर वॉलंटरी कोई रिश्तेदार आ जाए बोलने के लिए कि चलो हम इस महिला का पालन पोषण कर लेंगे, ठीक है, अगर मान लेते नहीं आया, या कोई रिश्तेदार बोलने लगे देखो भाई हमारे तो बस की है नहीं, हम नहीं मेंटेनेंस हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है जी, तो एक फाइनल ऑप्शन आ जाता है, कोर्ट ऑर्डर करता है स्टेट वक्फ, ठीक है, एक सेकंड, स्टेट वक्फ बोर्ड को ऑर्डर करता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड आप जो है इस महिला का मेंटेनेंस अमाउंट मैनेज करके आप देते रहोगे, बात खत्म जाती है। तो ये अपना एक सेक्शन है। अब यहां पे क्या हुआ कि ये अपना प्रोविजन बना दिया गया और ऐसे ही अपना जीवन चलता आ रहा था। तो यानी कि डिवोर्स हो जाने के बाद मुस्लिम महिला के पास अपना अधिकार हस्बैंड से पैसे मांगने का, मेंटेनेंस मांगने का टिल इद्दत पीरियड तक का हुआ करता था। अब इद्दत पीरियड के बाद सेक्शन 4 के अंदर ये ग्राउंड्स हुआ करते थे, इनसे मांगोगे। फिर एक केस आया डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो केस बहुत पॉपुलर है, आपने हर जगह पे ये नाम सुना भी होगा इस केस के बारे में। डैनियल लतीफी 2000 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में ये केस आया। अब इस केस के अंदर ना ये वाले कानून को क्या करा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस कानून की चैलेंज करी गई। तो याद रखना मेरी बात, जो आप लोग अपना दिमाग में एक मिथ बना के रखा हुआ है ना कि इस केस में बोला गया था कि हाँ डिवोर्स मुस्लिम महिला सेक्शन 125 में सीआरपीसी के अंदर क्लेम कर सकती है, वही बात इसमें भी बोली थी, हाँ भाई बोली थी। बट ये जो डैनियल लतीफी का केस है ना, इसका मेन एसेंस क्या था, इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करा गया था। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? तो ये दोनों केसेस में ना ये एक कॉमन बात तो है लेकिन डिफरेंस है। तो इसके बाद फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर चैलेंज करी गई। इश्यूज रखे गए कि भाई एक बात बताओ, हस्बैंड केवल और केवल अपनी पत्नी को इद्दत पीरियड तक के लिए मैनेज करने के लिए लाइबल है, उसके बाद लाइबल नहीं है। तो ये बात एक रेज करी गई। दूसरी बात ये रेज करी गई कि ये जो कानून है ये अपना आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन कर रहा है और इस कानून को नल एंड वॉइड घोषित करा जाए। तीसरी बात यहां पे इशू रेज करा गया कि जब यहां पे इस कानून के अंदर एक ऐसा प्रोविजन है, यहां पे बोला गया है कि जो महिला है वो केवल इद्दत पीरियड तक ले मेंटेनेंस मांग सकती है, उसके बाद नहीं मांग सकती। ये भी गलत बात है।
ऐसे तो आप हस्बैंड के ऊपर कोई लाइबिलिटी अराइज कर ही नहीं रहे हो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से ये बात को एक्सप्रेस तौर पे बताया कि पहली बात, जो हस्बैंड है, पहली बात जो मुस्लिम महिला है उसको क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए ना। तो मेंटेनेंस चाहिए तो हमने इतने सारे लोगों का कानून ने अधिकार दे तो रखा है, ठीक है, तो महिला जाए और इन लोगों से अपना पैसा मांग ले। एट द एंड पैसे ही तो चाहिए। आप जबरदस्ती हस्बैंड के ऊपर क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो कि हस्बैंड से ही पैसे दिलाओ? एक्चुअल में पैसे ही तो चाहिए। तो उन लोगों के लिए यहां पे लोग बता तो रखे हैं, तो इस कानून के अंदर लिखी हुई बात गलत थोड़ी ना है। तो आप हम जो है इस कानून को कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दें। दूसरी बात, यहां पे आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी की बात कहां से आ रही है, 15 की बात कहां से आ रही है, 21 की बात कहां से आ रही है, तो यह भी आपका इशू गलत होता है। तो इसलिए वजह से भी हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात, यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर महिला को सेक्शन 4 के अंदर पिटीशन फाइल करनी है मेंटेनेंस के लिए इन द एक्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, भाई फाइल करें यहां पे पिटीशन, कौन मना कर रहा है। साथ ही में मुस्लिम महिला के डिवोर्स मुस्लिम महिला के पास एक पैरेलल राइट है, क्या कि साथ साथ वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर हस्बैंड से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। बात खत्म हो जाती है, ठीक है जी। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला एट द एंड डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कि पैरेलल राइट होता है। सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर भी डिवोर्स महिला अपने फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अगर उसने शादी दोबारा ना करी हो और वो अनस्टेबल हो। ये दोनों चीजें कोर्ट के आगे प्रूव पहले करनी पड़ती है, उसी के बाद जज साहब जो है आगे की कार्रवाई अपना इनिशिएट करते हैं, वरना कभी नहीं करेंगे। तो समझ में आ गई मेरी बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स के अंदर वो डाउट को रेज कर दीजिएगा। अगर वो कॉमन डाउट रहेगा तो मैं एक वीडियो के माध्यम से, एक सेशन के माध्यम से आपका वो डाउट जरूर क्लैरिफाई करूंगा। और हमारा पूरा कंप्लीट फैमिली लॉ का बैच भी है जिसमें कंप्लीट हिंदू लॉ पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट मुस्लिम लॉ पढ़ाया हुआ है। और हम एक अपना नया अपना बैच लेकर आ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अपना 20 अगस्त से शुरू हो जाएगा हमारा बैच। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो बैच के अंदर ज्वाइन एनरोल्ड होना चाहते हैं, 50% डिस्काउंट आप अवेल करना चाहते हो तो आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं सारे के सारे बैचेस के ऊपर। ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट अभी हमारा रनिंग में है, ज्वाइन कर सकते हो। बहुत फ्रूटफुल बैच रहेगा। फैमिली लॉ का बैच है, कॉन्स्टिट्यूशन का बैच है, बीएसए का हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का बैच है। आने वाले हम कुछ टाइम के अंदर हम नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का भी बैच लेकर आएंगे। तो अगर पसंद आया है आपको पूरा का पूरा सेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो थैंक यू, धन्यवाद।